उसे दिल्ली सल्तनत का सबसे पढ़ा लिखा सुल्तान कहा जाता था। वह 18 विषयों का विशेषज्ञ था, जिनमें खगोल शास्त्र, दर्शन, गणित, चिकित्सा, तर्कशास्त्र प्रमुख थे। वह अरबी भाषा व फारसी भाषा का विद्वान था। वह कला प्रेमी व अनुभवी सेनापति था। वह एक न्यायप्रिय शासक था। उसने सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास किया तथा मदिरा पर रोक लगा दी, लेकिन फिर भी उसकी प्रजा उसको बुद्धिमान, मूर्ख व सनकी राजा कहती थी। हम बात कर रहे हैं मोहम्मद बिन तुगलक की, जिसकी असफल नीतियों ने उसे प्रजा के बीच अलोकप्रिय बना दिया तथा वह एक शासक के रूप में असफल रहा, जिसकी मृत्यु पर बदायूनी लिखता है कि तुगलक को प्रजा से व प्रजा को तुगलक से मुक्ति मिली। आइए बात करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक की ऐसी ही नीतियों के बारे में। उसकी सबसे पहली नीति थी दोआब में कर वृद्धि की। उसने दोआब का क्षेत्र यानी गंगा यमुना के बीच के क्षेत्र में कर वृद्धि कर दी। कर की दर 50% तक पहुंच गई। इसी समय दोआब क्षेत्र में भयंकर सूखा पड़ गया, लेकिन अधिकारियों ने किसानों से जबरन कर वसूला, जिससे किसानों ने खेती छोड़ चोरी डकैती का काम चालू कर दिया। जब सुल्तान को इसकी खबर लगी, तब उसने अपनी इस गलती में सुधार के लिए किसानों को तकावी ऋण उपलब्ध कराए तथा दीवान अमीर कोहिन नाम के कृषि विभाग का गठन भी किया। उसने वैज्ञानिक तरीके से कृषि पर भी जोर दिया, लेकिन भ्रष्टाचार के कारण उसकी यह योजना असफल रही और आम जनता उससे असंतुष्ट रही। उसकी अगली योजना राजधानी परिवर्तन की थी। उसने राजधानी को दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित करने की योजना बनाई, जिसको लेकर के बदायूनी, इस्लामी जैसे इतिहासकारों ने उसकी खूब आलोचना की। उन्होंने यहाँ तक लिखा कि मोहम्मद बिन तुगलक अपनी प्रजा को सजा देना चाहता था, इसलिए उसने उनको दिल्ली छोड़ने का आदेश दिया। बूढ़े, अपाहिजों, अंधों, यहाँ तक कि जानवरों को भी दिल्ली छोड़नी थी। दिल्ली से देवगिरी पहुँचते पहुँचते ना जाने कितने लोगों की मृत्यु हो गई, लेकिन ऐसा केवल उसके आलोचक कहते हैं। वास्तव में वह दक्षिण भारत तक अपनी पहुंच बनाना चाहता था, इसलिए वह एक ऐसे क्षेत्र को राजधानी बनाना चाहता था जिससे उत्तर व दक्षिण भारत दोनों पर पकड़ बनाई जा सके तथा इसके माध्यम से वह इस्लामी संस्कृति को भी दक्षिण भारत तक पहुंचाना चाहता था। लेकिन उसकी यह योजना भी असफल रही, क्योंकि देवगिरी से उत्तर भारत को संभालना भी कठिन था तथा मंगोल आक्रमणों व उत्तरी पश्चिमी सीमाओं से भी आक्रमणों का भय बना हुआ था। साथ ही साथ जो लोग दिल्ली से देवगिरी गए थे, उन्हें उस परिवेश, उस संस्कृति में रहने का कोई अनुभव नहीं था, जिस कारण से उसे अपनी राजधानी परिवर्तन की योजना को भी वापस लेना पड़ा। उसकी तीसरी योजना थी सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। उसने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन प्रारंभ किया, क्योंकि विश्व में चांदी की आपूर्ति गिरती जा रही थी। इसके लिए उसने उतनी ही कीमत का तांबे का सांकेतिक सिक्का जारी किया, लेकिन जनता ने इसे भी अस्वीकार कर दिया। लोगों ने चांदी के सिक्कों को जमा करना प्रारंभ कर दिया। जमाखोरी की प्रवृत्ति बढ़ी। नकली सांकेतिक सिक्के लोग अपने घरों में ही बनाने लगे। बाजार में तांबे के नकली सिक्कों की भरमार हो गई। चीजों के दाम अपनी ऊंचाइयां छूने लगे। जब मोहम्मद बिन तुगलक को इसकी खबर लगी, तब उसने इन सिक्कों के बदले चांदी के सिक्के जारी किए। इससे राज्य की खजाना खाली हो गया। इसकी आपूर्ति के लिए उसने खुरासान अभियान किया, जिसमें उसकी सहायता मध्य एशिया का शासक तरमा शिरीन कर रहा था। मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नई सेना का गठन किया, उनको प्रशिक्षण दिलाया तथा उनको एडवांस सैलरी भी दी, लेकिन तब तक मध्य एशिया में तख्ता पलट हो गया। मोहम्मद तुगलक ने अभियान को रद्द करने का ही फैसला लिया, क्योंकि अकेले खुरासान पर अभियान करना संभव नहीं था। उसका अगला अभियान कराचिल का अभियान था। उसने अपनी सेना को कराचिल पर हमले का आदेश दिया, लेकिन वह एक ठंडा इलाका था और उसकी सेना को ठंड में लड़ने का कोई भी अनुभव नहीं था, जिस कारण से उसकी सेना के बहुत सारे लोग वहां पर मारे गए और कुछ छुटपुट ही वापस आए। तो यह थी कहानी मोहम्मद बिन तुगलक की, जो दिल्ली सल्तनत का सबसे विद्वान शासक था, लेकिन उसकी जल्दबाजी में निर्णय लेने की प्रवृत्ति, किसी से सलाह न लेने की आदत, सख्त मिजाज व अदूरदर्शिता तथा अविवेक ने उसे एक शासक के रूप में असफल घोषित कर दिया। अगर ऐसी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।